हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि अभी आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। और आज जो हिंदी का एग्जाम था, लेकिन आप लोगों को 27 जुलाई को मैथ का एग्जाम होने वाला है स्कूल में, फर्स्ट इंटरनेशनल एग्जाम। इसको टारगेट करके जितना भी आज क्वेश्चन बताएंगे और कॉन्सेप्ट बताएंगे, बिल्कुल एग्जाम में आप लोगों को आने का 100% चांस रहेगा। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम टू एग्जाम में कभी भी नहीं आता, उसका कॉन्सेप्ट भले एग्जाम में आएगा। तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं बल्कि उसको समझिएगा, उसका कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। इसका आप लोगों को बताना है सरलतम रूप। तो फटाफट से इसका सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको कितना काट दें, मतलब जब तक कट रहा है इसको काटते जाएंगे, अगर कटना बंद हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यही इसका सरलतम रूप हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 92/115, तो जब इसको काटेगा ना तो 2 से लगेगा ना तो 3 से लगेगा, ये डायरेक्ट जाके 23 से लगता है। ये डायरेक्ट जाके कितना दाम लगेगा, 23 दाम। और 23 गुना कीजिएगा, 23 गुना 4 कीजिएगा तो हो जाएगा 92, और इसको 23 से काटिएगा तो 5 दाम कटेगा, ये 5 दाम और ये 4 दाम, और 23 गुना 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 115। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, उसको काट देना है और इतना तक काटना है जो कि फिर बाद में वो कटे नहीं। जैसे हम यहाँ पे कितना गया 4/5, अब इसको हम किसी भी अंक द्वारा काट नहीं सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है और हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन मालूम रहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और आप लोगों को बता दें, जीरो क्या है, परिमेय संख्या। जीरो एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे कितना है 1, इसके नीचे क्या है 1, तो p/q के रूप में इसको भी लिख सकते हैं, इसीलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, किसके बराबर, क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जीरो के नीचे 1 है, जीरो नहीं है, इसीलिए जीरो एक परिमेय संख्या है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत को चेक करने के लिए, शांत हो या तो अशांत हो, उसको चेक करने के लिए अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखा हो तो q का जब आप भाज्य गुणन खंडन करते थे तो उसका होना चाहिए पावर 2 पे पावर n और 5 के पावर n के फॉर्मेट में, अर्थात और 2 और 5 ही आना चाहिए। उसका जब गुणनखंडन करेंगे तो 2 और 5 ही आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 88 है, कितना 88 इस टाइप है। इसमें देखिए कहीं ना कहीं 11 आएगा, अगर मान लीजिए आप लोग 11 दम लगाते हैं तो 8 आएगा, तो 11 आ गया, इसीलिए इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका तो शांत कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें 11 आ गया, इसमें क्या आ गया 11 आ गया। अब देखिए 210 लिखा हुआ, तो 210 को जीरो को गोली मारिए, यहाँ पे कितना मानिए 21 को कहीं ना कहीं 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे भी 7 आएगा, तो 3 और 7 आ गया, तो इसलिए के कारण बी भी ऑप्शन नहीं होगा। होना चाहिए हमेशा 2 या तो 5, 2 और 5 के अलावा जैसी कोई भी अंक आ गया तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ 110, इसको जीरो को भूल जाएगा तो कितना होगा 11, और 11 में देखिए 11 तो आ ही गया, 11 में तो 11 ही आ गया, जिसके कारण इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि कितना है 1600 है। जीरो को भूलिए, जीरो को क्या कीजिए भूल जाइए, कितना है 16, और 16 को कितनों बार तोड़िएगा, हमेशा 2 2 2 आएगा। इसके कारण शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये बताना चाहते हैं कि यदि किसी भी p/q के रूप में लिखा हो, अगर q का गुणनखंडन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखिए 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इसको रटने का कोशिश करता है। देखिए बोल रहा है बहुपद dy² प्लस by प्लस b लिखा हुआ कि शून्यकों का गुणनफल। देखिए आप लोगों को ये बताए थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर प्लस क्या हो c हो, तो ये होता था द्विघात बहुपद। तो इसका यदि गुणनखंड क्या बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसका 2 मूल आता है, इसका कितना मूल आता है 2, एक अल्फा आता है एक बीटा आता है, तो दोनों का जो गुणनफल होता है कितना होता है c/a, कितना होता है c/a। तो जो c होता है ये वाला होता है, c ये हो गया, और a क्या हो गया x² का गुणनफल,
ठीक उसी प्रकार ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, अगर ये क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिएगा तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे सी के जगह पे क्या लिखा हुआ है बताइए, सी के जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है कितना ए, सॉरी ये क्या है ए लिखा हुआ है, क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए, यहाँ पे ऊपर में हो गया ए, सी के जगह पे ए लिखा हुआ है और नीचे में कितना होता है ए, सी बटा ए, और ए के जगह पे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है डी, तो ए बटा डी इस क्वेश्चन का कितना होगा, राइट आंसर होगा ए बटा डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि शून्यकों का गुणनफल तो पूछ लिया, अगर पूछता शून्यकों का योगफल क्या है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता, अर्थात किसका मान पूछता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान, तो बताइए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोगों को क्या बताए थे, इसमें बताए थे अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, और यहाँ पे क्या होता है ये एक्स का गुणनफल होता है बी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणनफल होता है वो ए होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बताइए माइनस बी बटा ए होता है, तो आप बताइए यहाँ पे बी का जगह पे क्या लिखा हुआ है, बी ही लिखा हुआ है, प्लस में है तो क्या होगा फार्मूला का होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा बी अब बटा ए, और यहाँ पे देखिए ए का जगह पे क्या लिखा हुआ है डी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डी। तो अगर एग्जाम में ये पूछता कि शून्यकों का गुणनफल तो पूछ लिया तो ये हो गया आंसर, अगर शून्यकों का योगफल पूछता तो ये आंसर होता राइट आंसर माइनस बी बटा डी, माइनस बी बटा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताएं, इसी तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखना है, क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन को नहीं देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको समझने का प्रयास करिए, बोल रहा है अंडर रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, मतलब इसका परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो सबसे पहले इसका एक कोई ना कोई, इसको जब वर्गमूल निकालेगा तो एक परिमेय संख्या आएगा। जैसे हम बताइए 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को ये नहीं लिख सकते हैं, बताइए तो 9 गुना 2 लिख सकते हैं कि 9 गुना 18, और देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना होगा 3, और अंदर में रह गया कितना 2। तो ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है बल इसका अंडर रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो बताइए इसका यहाँ पे क्या मान लीजिए, यहाँ पे क्या मानिएगा, यहाँ पे √2 आ गया और यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे रूट 18 था उसमें वर्गमूल किसका निकला, तो 9 का वर्गमूल निकला कितना या 3, और परिमेय संख्या कितना है 3, इसका गुणांक कितना है, इसके किसके साथ गुना है बताइए √2 के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा √2, परिमेयकरण गुणांक कितना होगा √2 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को एग्जाम में पूछने जाने का क्वेश्चन है, तो इसीलिए आप लोग शांति बना के पूरा क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है इस बार, देखिए फटाफट से क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा 2, इसके बाद कितना होता है 3, इसके बाद कितना होता है 5। तो इसमें देखिए कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, अगर समअभाज्य पूछेगा तो कितना होगा 2, और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या पूछेगा तो भी होगा 2, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछे, क्या पूछे विषम अभाज्य पूछे तो कितना होगा बताइए 3, तो कितना होगा 3। अगर विषम अभाज्य पूछा तो 3 होगा, समअभाज्य पूछेगा तो 2 होगा, और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या पूछा तो कितना होगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ये बोल रहा है यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 यानी 0 से क्या है बड़ा है। तो बताइए r का जो मान है, r क्या होता है ये शेषफल, ये देखिए कौन सा फार्मूला लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ भाज्य बराबर लिखा हुआ भाजक गुना भागफल प्लस क्या लिखा हुआ है शेषफल लिखा हुआ, यानी r लिखा हुआ, इसके जगह पे क्या लिखा हुआ है q, इसके जगह पे लिखा हुआ है b, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ a। तो आप बताइए, आप ही बताइए, अगर मान लीजिए हम 5 से भागा दे रहे हैं किसमें 11 में, मान लीजिए हम 12 में दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं, तो ध्यान से बताइए 2 दम लगाइएगा 10 लिखिएगा, यहाँ पे कितना आया 2। अब ये बताइए क्या है भागफल, ये क्या है भागफल, ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया आपका भाजक, क्या हो गया भाजक। अब बताइए ये क्या हो गया शेषफल, ये हो गया आपका शेषफल। अब बताइए r का मान, ये जो r क्या है शेषफल, तो शेषफल का मान कितना हो सकता है, ये शेषफल का मान, इस शेषफल का जो मान होगा वो हमेशा 5 से छोटा होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, 5 से छोटा। अगर बात के मानिए, मान लीजिए यहाँ पे 5 से 5 नहीं आके मान लीजिए यहाँ पे 6 आता, अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 आता तो एकदम लगा देते 5, एकदम लगाते तो यहाँ पे 5 लिखते तो फिर 1 आता। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो शेषफल आता है हमेशा जो भाजक होता है ना इससे छोटा होता है, इससे हमेशा छोटा होता है, क्योंकि इसी से भागा दे रहे हैं। अगर बड़ा हुआ तो भागा लग ही जाएगा, तो इसका शेषफल कितना आया 2। तो इस स्थिति में आप बता सकते हैं, यहाँ पे बताइए भाजक को क्या लिखा है b, भाजक को लिखा है b, भाजक क्या है तो b, और यहाँ पे r है, तो r का जो मान होगा हमेशा b से छोटा होगा। क्या होगा, b से छोटा, ये b क्या है बड़ा। अगर देखिए अगर इस तरह लिखा हुआ, यहाँ पे जो इधर लगा हुआ नहीं, ये क्या होता है बड़ा का चिन्ह, ये जो तिरिया जो रहता है, जिधर तिरिया रहता है वो छोटा माना जाता है। ये r क्या है छोटा और b क्या है बड़ा। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे बोल रहा है r बड़ा है, गलत है। ये बोल रहा है 0 से, गलत बात है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। ये बोल रहा है r क्या है छोटा है, r छोटा है किससे, b से। एक क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को क्या बिल्कुल समझ में आ गया होगा, भाज बराबर भाजक अब प्लस कितना गुना भागफल अब प्लस शेषफल वाला फार्मूला से ये क्वेश्चन क्या हो गया, पूरी आसान तरीका से आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 8 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, बोल रहा है कौन सा परिमेय संख्या है, परिमेय पूछ रहा है। तो बताइए 4 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि तो √3 क्या है वो अपरिमेय संख्या। रूट वाली जितना भी संख्या होता है उसको अपरिमेय संख्या माना जाता है, यदि उसका वर्गमूल निकल जाए तो उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ √7, ये क्या है अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए रूट कितना लिखा हुआ 8, √8, तो √8 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे देखिए √5 बटा √5, तो यहाँ पे क्या करेंगे √5 से √5 कट गया और बचा कितना यहाँ पे 6, तो 6 यहाँ पे लिखा हुआ था इस टाइप से। देखिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे √5 से √5 कट गया, बच गया 6। 6 क्या है एक परिमेय संख्या, 6 आप लोगों का क्या है एक परिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 12x माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ 35 के शून्यक है। दोनों शून्य कैसा होगा, धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये बनाना पड़ेगा। प्लस कितना लिखा हुआ 35, द्विघात बहुपद है तो तोड़िए, बचपन में क्लास में जो पढ़े थे इसको कितना लाना है 35 को गुणनखंडन करके क्या लाना है 12, तो 7 × 5 कितना होगा 35। आप लोग दिमाग से भी लगा सकते हैं कि 7 × 5 35, 7 × 5 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x² + 7x + 5x प्लस कितना लिखेंगे 35। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा लगाइएगा तो यहाँ पे 7 x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x प्लस होगा 7, और यहाँ पे लीजिएगा दोनों से 5 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 7। अब देखिए ब्रैकेट में आ गया समान, और जैसे आ गया ब्रैकेट में समान तो हम समझ जाएंगे कि मेरा क्वेश्चन बन रहा है वो सही है। अब देखिए एक ब्रैकेट को लिखते हैं x + 7, एक ब्रैकेट को लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पे जो बचा है x और यहाँ पे बचा है +5, इसको क्या कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। इसका पूछ रहा शून्य क्या होगा, तो बराबर में क्या लिखिए 0, बराबर में ले लीजिए 0, क्योंकि इसका शून्य पूछ रहा है तो बराबर में ले लिए 0। तब यहाँ पे एक बार क्या कीजिए x + 7 को 0 बराबर कीजिए, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो -7 आएगा, और एक दा कीजिएगा इसको 0 बराबर, x + 5 को 0 बराबर कीजिएगा तो x का मान आएगा -5, कितना आएगा -5 है, यहाँ पे आया -7। इसका मतलब है कि दोनों शून्य क्या है ऋणात्मक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों शून्य क्या होगा ऋणात्मक होगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना आप लोग बताइए 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर बताइए 10। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा हमको, तो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप लोग देखते रहिए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो बताइए कौन अपरिमेय संख्या। देखिए क्या बताए थे, रूट वाली संख्या सभी होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन यदि उसका वर्गमूल निकल गया तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। देखिए 121 लिखा हुआ अंडर रूट में, इसका वर्गमूल निकलेगा 11, यहाँ पे लिखा हुआ 27, क्या लिखा हुआ 27, इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 196, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 14, इसका वर्गमूल निकलेगा 14, यहाँ पे लिखा हुआ 289, तो इसका वर्गमूल बताइए कितना निकलेगा 17, इसका वर्गमूल निकलेगा 17, लेकिन अंडर रूट लिखा हुआ 27, तो इसका वर्गमूल कितना होगा बताइए 9 × 3 लिख सकते हैं, 9 × 3 = 17, तो 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कितना होगा सी। और ये जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है, ये आप लोगों का क्या है एग्जाम का ही क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का। इसी तरह से आप लोगों को क्या पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बहुपद के शून्यक है। अगर कोई भी बहुपद का शून्यक पूछे तो इस स्थिति में आप लोग क्या करना, लिखा हुआ देखिए 5y² - 25 = 0। अगर आप लोगों को कभी भी पूछे कि इसका शून्यक क्या है तो बराबर में क्या कर देना है 0।
तो अब बताइए 5y² बराबर कितना हो गया 25, यहाँ से 5 से काट दीजिए, कितना दम कटेगा 5 दम, तो y² बराबर कितना हो गया 5। तो ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो y बराबर जो हो जाएगा वो प्लस माइनस अंडर रूट कितना होगा 5। एक आएगा अंडर रूट प्लस में 5, एक आएगा माइनस अंडर रूट में 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को इसी बना देते हैं क्योंकि इसका ऑप्शन छप गया है। देखिए बोल रहा है बल क्या, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए दिया क्या हुआ है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में यदि 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ना कुछ इस टाइप से आएगा तो देखिए लिखने का तरीका आप लोगों के एग्जाम में कॉपी में बता देते हैं। ये मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है कॉपी है, ये कॉपी है, ये कॉपी में देखिए इतना चौथाई इधर भी छूटा हुआ रहता है, इतना चौथाई इधर भी छूटा हुआ रहता है, कोई दिक्कत, इतना चौथाई छोड़ देना आप लोगों को एग्जाम में। आप लोगों को एग्जाम में हमेशा 2 पेन ले जाना है, कितना पेन ले जाना है 2 पेन। अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि मेन एग्जाम में लिख पाइएगा। यहाँ पे ऊपर में लिखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्या लिखिएगा 12। ये आप लोगों को ऊपर में लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक ना, इस टाइप से आप लोगों को कुछ कर देना। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह से लिखना है। अब आप लोग इसको क्या करना है हल, यहाँ पे हल नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है और एग्जाम के कॉपी में हमेशा उसका सोल्यूशन ही लिखा जाता है, क्वेश्चन कोई नहीं लिखता है, इसीलिए एग्जामिनर खुद समझ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 12 है और इसको क्या यहाँ पे बच्चा हल किया है। बीच में लिखिएगा तो ही समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ लिख सकते हैं तो हो सके नहीं देखे, लेकिन जब चेक करते करते आएगा अगर बीच में रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग यहाँ बनाते हैं तो समझ में आता कि 12 यहाँ था, खत्म हो गया, अब 13 बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या लिखिएगा, जिभेन में सबसे पहले लिखिए दिया है। जिभेन का मतलब होता है दिया है, दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का योगफल जो दे चुका है आप लोग कितना दे रखा है 3, और इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का जो मान दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -40। तो पूछ रहा है द्विघात समीकरण क्या होगा, तो इसलिए लिखिएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर आप लोगों को फार्मूला बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का क्या होता है फार्मूला, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान। लेकिन इस क्वेश्चन में आसान इसलिए कर दिया है क्योंकि आप लोगों को योगफल और गुणनफल दे चुका है, तो यहाँ पे योगफल के जगह पे रख दीजिए कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखा हुआ -40, तो यहाँ पे हो जाएगा -40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में हो सकता है ये योगफल और गुणनफल ना देके आप लोगों को सिर्फ मूल दे दे, क्या दे दे, द्विघात बहुपद का मूल। द्विघात बहुपद का जैसी मूल देगा तो बोलेगा कि अल्फा का मान लीजिए 3 है और बीटा का मान लीजिए कितना है 2 है। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बोल देगा वाले एक द्विघात बहुपद का जिसका मूल क्या दिया हुआ है, 2 मूल दिया हुआ है, मूलों दे चुका है, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान इतना, तो पूछेगा द्विघात बहुपद क्या होगा। तो अब बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात समीकरण या तो बहुपद, द्विघात समीकरण या तो द्विघात बहुपद भी पूछ सकता है। तो इस स्थिति में दोनों का एक ही फार्मूला होता है, क्या फार्मूला बताएं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन आप लोगों को योगफल और गुणनफल का मान पता नहीं है, लेकिन अल्फा और बीटा का मान तो पता है, तो यहाँ से एक बार निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा किए तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 हो जाएगा 5, और एक बार निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे कितना होगा 3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 6। अब क्या कीजिए इसका मान यहाँ पे आप लोग पुट कर दीजिए, तो ध्यान से देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा ये। इस विधि द्वारा तब बनाइएगा जब आप लोगों को मूल दिया हो, अगर योगफल और गुणनफल दिया हुआ तो डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहा है 13, क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोगों को ध्यान से देखना है कि युग्म समीकरण का युग्म दे रखा है, रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है। एक समीकरण ये दिखा हुआ पहला समीकरण x + 2y बराबर, देखिए ध्यान से x + 2y बराबर कितना दे रखा है 4, ये समीकरण 1 हुआ, x + 2y। और दूसरा जो समीकरण दे रखा है 2x + 4y बराबर कितना दे रखा है 8। तो पूछ रहा है समीकरण का कितना हल होगा, तो आप बताइए, 2 समीकरण था उसको हम बताए थे निकालने के लिए,
यहाँ पे देखिए कंडीशन हो क्या रहा है, आप लोग देख के भी बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये तो निकाल ही लीजिए आप लोग, अगर नहीं आता है ना देख के बताने के लिए, तो देखिए क्या है, समानुपाती है। यहाँ पे 1 है, 2 से गुना किया गया है, देखिए यहाँ पे 2 से गुना किया है 4 आया है, 2 से गुना किया है 8 आया है। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर समानुपाती हो तो इस कंडीशन इस तरह का फॉर्मेट आता है, A1/A2 B1/B2 बराबर होता है C1/C2, यानी ये तीनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, समीकरण का अनेक हल संभव होगा, अंततः हल संभव होगा। इस स्थिति में समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो ग्राफ होता है वो क्या आ जाता है, दोनों एक ही पे ग्राफ आ जाता है, दोनों ग्राफ एक ही पे आ जाता है, दोनों ग्राफ क्या होगा, एक ही पे आ जाएगा, दोनों ग्राफ एक ही पे आ जाता है। और दो ग्राफ जितना बार काटता है, मान लीजिए एक बार काटा तो क्या होगा, अद्वितीय हल, अर्थात एक हल संभव होगा। जितना बार ग्राफ काटता है उतना बार उसका हल संभव होता है। यहाँ पे देखिए तो बार बार काट रहा है, क्या हो रहा है, बार बार काट रहा है, बार बार काट रहा है, क्योंकि एक ही पे आ गया तो बार बार काट रहा है, बार बार काट रहा है, अनंत बार काट रहा है। कितना बार काट रहा है, अनंत बार, इसीलिए इसका क्या हो जाता है, अनंत हल संभव हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग अभी भी समझ में ना आ रहा है तो यहाँ पे निकालिए A1/A2 का मान कितना होगा, 1/2, निकालिएगा B1/B2 का मान, तो देखिए 2 बटा कितना होगा 4, तो इसको भी काटिएगा तो कितना आएगा 1/2। अगर देखिए मान लीजिए C1/C2 का मान निकालते तो कितना होता है 4/8, 4/8, तो इसको भी काटिएगा कितना आएगा 1/2, 1 बटा कितना आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का देखिए आ गया ना, तीनों बराबर आ गया ना। आप लोग देख लीजिए समानुपाती 2 से गुना किया गया है, सब में क्या है, समानुपाती। अगर समीकरण 1 को अगर 3 से भी गुना कर देंगे तो समानुपाती आ जाएगा, तो अभी क्या होगा, अनेक हल तथा हल संभव होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बनाना है, क्वेश्चन नंबर कितना 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए और बनाइएगा फटाफट से। बोल रहा है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। ये देखिए बहुत क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद हो, देखिए इस तरह से द्विघात समीकरण हो या तो द्विघात बहुपद हो, x² प्लस bx प्लस c, ये बोल रहा है बहुपद है। क्या है, बहुपद। बहुपद और समीकरण में आप लोगों को अंतर बताए थे, यदि बराबर देके 0 दे दिए तो हो गया समीकरण, अगर बराबर 0 नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, बहुपद। बराबर नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, ये बहुपद है। ये क्या है, अभी बहुपद लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है इस बहुपद का जो मूल है अल्फा प्लस बीटा, इसका जो दो मूल आएगा, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, ये क्या बोल रहा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अर्थात कुछ इस तरह से, एगो अल्फा है तो 1 बटा क्या है, अल्फा है, दोनों के एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। ये जब ये दोनों व्युत्क्रम हो तो इसका एक कंडीशन निकलता है, इसका कंडीशन लिख लीजिए। ये व्युत्क्रम तभी हो सकता है जब a बराबर कितना हो c, a बराबर कितना हो c। इस टाइप का द्विघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक हल ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर इसका मूल अगर आपस में व्युत्क्रम हो, एक अल्फा हो 1 बटा अल्फा हो, अर्थात एगो मान लीजिए 5 हो और 1 बटा 5 हो, या तो एगो मान लीजिए 3 है या तो 1 बटा 3 हो, अगर इस तरह का मूल हो तो इस स्थिति में क्या होता है, a और c बराबर होता है, a और c बराबर होना चाहिए, a और c बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है 1, यहाँ पे a का मान लिखा हुआ है 1, यहाँ पे c के जगह पे क्या लिखा हुआ है -b, तो a के जगह पे कितना है, यहाँ पे c के जगह पे लिखा हुआ है -b, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो b का मान कितना आएगा -1, इस माइनस को ये सेट ले चल गए, तो कितना हो गया -1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि याद रखिएगा आप लोग। बोल रहा है बोल क्या, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का ये कोण कितना होता है, अर्धवृत्त होता है ना, ये जो कोना होता है बताइए, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, आप लोग ये याद रखिएगा। अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो गया। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए और हर एक क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, उसका कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं वो लिखिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं, और मेरा क्लास भी यूट्यूब पे चल ही रहा है। देखिए बोल रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, इसका वास्तविक मूल नहीं है। अगर वास्तविक मूल नहीं है, ये क्या है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इसका तीनों बता देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो क्या हो गया ये समीकरण। अगर बराबर में 0 नहीं होता तो क्या होता, बहुपद। ये समीकरण का मूल बराबर क्या बोल रहा है, मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक होता है तब देखिए क्या होता है, मूल वास्तविक होता है तो क्या होता है, सबसे पहले d निकालना पड़ता है। d बराबर होता है फार्मूला b² माइनस 4ac, ये b² माइनस 4ac। d को क्या बोलते हैं, विवेचक या तो विवेचर बोलते हैं। अगर कभी कभी एग्जाम में अगर d भी पूछेगा तो b² माइनस कितना हो जाएगा 4ac। यदि इस d का मान, यदि इस d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, और d के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, b² माइनस 4ac का मान कितना हो, 0 से बड़ा हो, या तो दूसरा कंडीशन बन सकता है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो, 0 हो। यदि ये 0 से बड़ा हो या तो 0 हो, तो इन दोनों स्थिति में मूल क्या होता है, वास्तविक। मूल होता है वास्तविक अर्थात रियल, क्या होता है, रियल। मूल होता है वास्तविक ही, ये दोनों कंडीशन में,
इसके जगह पे हम डी भी लिख सकते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि डी का मान इतना ही होता है, या तो डी बराबर डी का मान 0 से बड़ा हो, देखिए डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो या तो बराबर हो, तो ये दो कंडीशन में मूल होता है वास्तविक। लेकिन यदि डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान हो 0 से क्या हो, छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होता है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से छोटा है, जिसके कारण इस समीकरण का मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं कब नहीं होगा, जब ये कंडीशन रहेगा तो। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताए थे क्वेश्चन नंबर 17 में, जब हम पढ़ा रहे थे द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे। तो ये बोल रहा है अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए आप लोग देखिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान भी पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ये भी पूछ सकता है। और चौथा में देखिए बार बार ये पूछता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, क्या पूछता है, ये पूछता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है। नंबर देखिए दूसरा हो गया, तीसरा, यहाँ चौथा देखिए ये पूछेगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना होगा, बीटा क्यू का मान कितना होगा, ये सब पूछता है। तो इसका फार्मूला होता है कहीं ना कहीं, इसका देखिए फार्मूला कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और इसका देखिए फार्मूला कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये होता है इसका क्या फार्मूला। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। इसका देखिए मान कैसे निकालेंगे, इस दोनों का कॉमन लेंगे तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या हो जाएगा कॉमन, अल्फा से भागा देंगे कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा कितना, ऊपर में बचेगा बीटा प्लस ऊपर में बचेगा अल्फा, और इसका देखिए इसमें भी लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा बताइए, अल्फा इंटू बीटा। जब बीटा से भाग देंगे तो ये बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा गुना अल्फा करेंगे कितना होगा, अल्फा स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब फिर से देखिए इसका मान का जरूरत पड़ा तो इसका मान देखिए यहाँ से उठा लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में सबका मान निकाल लेते हैं एक बार, ये 4 क्वेश्चन बन गया, तो सबका मान निकाल के आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, आप लोगों को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए, कितना होता है, माइनस बी बटा ए। तो बताइए बी का मान कितना है यहाँ पे बताइए, तो -1, एक फार्मूला का माइनस है, कितना हो जाएगा 1 बटा, और एक कम जो मान है वो कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1/2, और यहीं आप लोग निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान, अब जैसे अल्फा इंटू बीटा का मान निकलेगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा ए, तो c के जगह पे लिखा हुआ है -6, a के जगह पे लिखा हुआ है 2, इसको जब काटिएगा तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा का जो मान आएगा वो माइनस कितना आएगा 3, -3 आया अल्फा इंटू बीटा का मान, और अल्फा प्लस बीटा का मान आया 1/2। तो यहाँ पे क्या कीजिए, रखिए अल्फा प्लस बीटा का मान रख लीजिए आप लोग, क्या रखिएगा 1/2, क्या रखिए 1/2, नीचे में लिखिए अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया वो -3 आया है, कितना आया है -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे आप लोगों का कुछ हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 आया था, यहाँ पे हो जाएगा -3 से गुना, तो कितना हो जाएगा 1/-6, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1/-6। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ -1/6। लेकिन आप लोगों की एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन पूछ देता, अगर ये 2 नंबर ला पूछता तो कैसे बनाते, 3 नंबर ला पूछता तो कैसे बनाते, 4 नंबर ला पूछता तो कैसे बनाते, तो क्या करते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फार्मूला देखिए मान रखते हैं, सबसे पहले इसका मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसको इस तरह से तोड़िएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है -3, तो यहाँ पे रखिए -3। अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिए तो हो जाएगा 1/4, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, हो जाएगा 6, और इसको लघुत्तम ले लेना है, क्या लेना है आप लोगों को, लघुत्तम, क्या आ गया 1/4 प्लस 6/1 मान लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 6 कितना होगा 24, तो 25/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर ये कंडीशन पूछता तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए फटाक से यहीं पे बना लेते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान अभी देखिए तुरंत निकालना है, कितना है 25/4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25/4, और नीचे में है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, तो 25 इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4×12, कितना हो जाएगा -12, तो 25/-12 ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का।
यदि जो आप लोगों को एक और बताए थे उसको अभी फार्मूला आप लोगों को बता दिए तो उसमें भी मान रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। और आप लोगों को बहुत डिटेल से द्विघात बहुपद में आप लोगों को बताएं, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए तो फटाफट से। बोल रहा है श्रेणी, समांतर श्रेणी मतलब एपी। बोल रहा है एक एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक एपी, एक एपी दिया हुआ, एक एपी दिया हुआ है -3, लिखा हुआ 4, फिर लिखा हुआ 11 डॉट डॉट का। बोल रहा है इसका 21वां पद, इसका क्या होगा, 21वां पद। 21वां पद क्या होगा, 21वां पद निकालने के लिए बता रहा है। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि एपी क्या होता है। एपी एक ऐसा टर्म होता है कि क्या होता है, एक ऐसा अनुक्रम होता है जो कि क्या होता है, एक दिखता है। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6, 8 है, तो इसमें क्या दिख रहा है कि 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है। तो एक कर्म होना चाहिए, कोई एक अनुक्रम होना चाहिए, कोई एक सिस्टम होना चाहिए, बिना सिस्टम के वो नहीं होगा। तो इसमें भी कोई ना कोई क्या होता है, सिस्टम होता है कि कितना आगे बढ़ रहा है या तो कितना घट रहा है। तो अगर मान लीजिए जितना आगे बढ़ रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा था, 2 2 आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा, 2। जितना आगे बढ़ता है या तो जितना घटता जाता है वही होता है डी का मान, जिसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। और सार्व अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, a2 - a1, a2 - a1। कहीं भी दो संख्या को आपस में क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। तो यहाँ पे a2 का मान 4 और 4 में घटाइए कितना, 4 में घटाइएगा -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। डी का जो मान आया हो कितना आया है, 7। डी का जो मान आया है क्या, 7। देखिए माइनस में जब 7 जोड़िएगा तो 4 आएगा, तो 4 में जोड़िएगा 7 तो 11 आएगा, और 11 में जोड़िएगा 7 तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और इसका पूछ रहा है 21वां पद क्या होगा, 21वां पद क्या होगा, अर्थात पूछ रहा है एन का मान जो यहाँ पे दे रखा है कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, 21वां पद पूछ रहा है। कोई भी एपी में जब पद निकालते हैं तो 21वां पद पूछ रहा है तो उसको लिखते हैं a+20d। क्या लिखते हैं, 20d। अगर मान लीजिए आप लोगों को पूछता है 100वां पद, 100 पद क्या होगा, 100वां पद कितना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, a+99d। क्या लिखेंगे, 99d। मतलब एक क्या हो जाता है, घट जाता है, एक घट जाता है। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दे रखा है, -3 प्लस 20 गुना डी। अब डी का जो इसका मान निकाला थे कितना आया था, 7। कितना आया है, 7। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, -3 इसको गुना कीजिएगा, प्लस हो जाएगा 140, प्लस 140। अब इसको घटा लीजिए, 140 में 3 घटाइएगा तो कितना आएगा बताइए, 140 में जब 3 हम डाल लेंगे तो बताइए कितना आएगा, 136। कितना आएगा, सॉरी 137। 137 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। एपी में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 19 को, बोल रहा निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए उसका अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं इसको तोड़िएगा, क्या लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, छटनी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x + 1/x लिखा हुआ है, बराबर कितना लिखा हुआ है, x²। यहाँ पे 1 मान के जब इसको लघुत्तम लीजिएगा तो x हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा तो कितना होगा, x² + 1। अब बराबर में क्या लिखा हुआ है, x²। ये x इधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x3। तो जिसके कारण यहाँ पे पावर आ गया 3, तो पावर 3 आ गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी तो इसका बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए डी नंबर हो सकता है क्या, देखिए बी नंबर तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट चढ़ा हुआ। द्विघात समीकरण में x का जो पावर होना चाहिए हमेशा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस टाइप से होना चाहिए। पूर्ण संख्या भी हो तो 0 नहीं होगा, मतलब x पे पावर 0 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिएगा सर ये तो हम पढ़े नहीं कभी। तो यहाँ पे देखिए ना खाली 14 लिखा हुआ है, खाली 14 लिखा हुआ है, तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते x पे पावर 0। तो यहाँ पे 14 गुना x पे पावर 0 लिखा हुआ है, क्योंकि x पे पावर 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये हड़ाइएगा नहीं अगर पूर्ण संख्या बोल दे। x के पावर यदि पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1/2, आ गया था 1/2, क्योंकि अंडर रूट था तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ये हो सकता है या तो डी हो सकता है। सबसे पहले डी को चेक करेंगे। देखिए डी को चेक करेंगे तो ध्यान से देखिए, x² + 1/x² लिखा हुआ है, बराबर कितना लिखा हुआ है, 5। यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो x² होगा। यहाँ पे इसको भागा कीजिएगा, इतना हो जाएगा, इसको गुना इसके कीजिएगा, x पे पावर कितना हो जाएगा, 4। अब ज्यादा हल नहीं करेंगे, x पे पावर आ गया 4 पर 4 आ गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। बोलिएगा सर यहाँ पे देखिए 3 पावर दिख रहा है, तो इसको तोड़ेंगे तो एगो 3 पावर आएगा, तो इधर वाला प्लस वाला 3 पावर है ना, इधर जब करेंगे तो प्लस में आएगा x पे पावर 3, और इधर जाएगा तो घट जाएगा, क्या होगा, ये से ये कट जाएगा तो प्लस, तो पावर इसका 2 ही बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हल नहीं कीजिए, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, अपना दिमाग को खोलिए, तो फटाफट से आंसर बनेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी, क्या इस तरह से समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसका कौन सा पद 0 होगा।
देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए एपी लिखा हुआ है, एपी बराबर आप लोगों को दे रखा है, दे रखा है, इसके बाद 76 दे रखा है, इसके बाद 72 है, इसी तरह से क्या घटता जा रहा है। इसका पूछ रहा है कौन सा पद कितना होगा, 0, तो हम मान लेते हैं एनवा पद 0 होगा। कौन सा पद कितना होगा, 0, तो एनवा मतलब पूछ रहा है, एनवा का मतलब होता है 10वां पद हो या तो 5वां पद हो या तो 6वां पद हो, हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एनवा पद क्या होगा इसका 0, एनवा पद 0। और किसी भी एपी का एनवा जो पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है। और एपी का यदि योग आप लोगों को पूछे तो इसका जो फार्मूला होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एपी का योग का फार्मूला, ठीक ना। एक तो योग का फार्मूला होता है, पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, ये तीसरा फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। एन बराबर एक और फार्मूला आता है एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस कितना होता है एल, एल जो है यहाँ पे क्या है एनवा पद है, एल क्या है ए एन को एल बोला जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ए एन का फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस कितना होता है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होता है 0। अब यहाँ पे बताइए ए का मान कितना लिखा हुआ 80, एन का मान तो निकालना एन माइनस 1, और डी का मान कैसे निकालेगा, इन दोनों में क्या कीजिए घटा लीजिए, 76 में जब 80 घटाइएगा तो कितना आएगा -4, तो डी का मान जो यहाँ पे निकला कितना आ गया -4, तो यहाँ पे क्या रखिएगा डी का मान -4 बराबर कितना है 0, बराबर है आप लोगों को 0। तो ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, ए का मान कितना था 80, तो 80 यहाँ पे प्लस में होगा, क्या होगा प्लस में। तो अब देखिए इस 80 को जब वो साइड ले जाएंगे ब्रैकेट के वो साइड, तो कितना होगा इधर क्या बचेगा, देखिए बचेगा एन माइनस 1 इंटू क्या बचेगा -4, कितना बचेगा ये -4 बचेगा, और वो साइड चला जाएगा -80, क्या हो जाएगा -80। अब देखिए माइनस से ये माइनस खत्म हो गया, जब 4 से इसको काटेगा तो 4 दूना 8 कितना आ गया 20, तो एन माइनस 1 बराबर आ गया 20, तो एन का मान कितना आएगा बताइए, तो 20 प्लस 1 यानी एन का जो मान आएगा वो कितना आएगा 21, इसका 21वां पद कितना होगा 0, 21वां पद 0 कैसे होगा, देखिए घटता जा रहा है, -4 होता जा रहा है, 80 में 4 घटाएं 76 हुआ, 76 में 4 घटाएं 72 हुआ, जब इसमें 4 घटाइएगा तो 68 होगा, इसी तरह से क्या होगा घटते घटते 21वां पद जो होगा इसका हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर बताइए 21, क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका सारवंतर क्या होता है। इसको देखिए आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट के तरीका से बताते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, और फिर इसका ट्रिक बताएंगे। इसका क्या बताएंगे ट्रिक, आप लोग फटाफट से ट्रिक समझ लीजिएगा कि इसका ट्रिक क्या होता है। अब देखिए एनवा पद बोल रहा है इसका समान पद, इसका मतलब होता है एनवा पद दिया हुआ, तो एनवा पद जो दिया हुआ है 6 माइनस 4n दिया हुआ, तो इसका क्या पूछ रहा है, इसका सारवंतर क्या है अर्थात डी का मान क्या होता है, डी का मान क्या होता है। तो डी का मान का फार्मूला क्या होता है बताइए, तो a2 माइनस a1, सबसे पहले दो पद तो आप लोगों को पता रहना चाहिए, a2 का माइनस a2 का मान है, एक तो a1 का मान। तो a जब n का मान 1 रखिएगा तो क्या निकलेगा, पहला पद निकलेगा, तो 1 रखिए, 6 माइनस 4 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 4 में 6 घटाएगा कितना बचेगा 2, दूसरा पद निकालेंगे तो n के जगह पे 2 रख देंगे, तो 6 माइनस 4 गुना 2 बराबर कितना होगा 8, 8 में जब यहाँ पे जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2, क्योंकि 8 क्या हो गया बड़ा हो गया। अब देखिए डी का मान निकालने के लिए क्या बताए थे, a2 माइनस a1 करना है आप लोगों को, तो a2 का जो मान है -2 है, -2 है, माइनस a1 का जो मान है कितना है 2 है, तो इसमें कितना आ गया बताइए, तो कितना आ गया -4, माइनस आ गया 4, तो डी का मान जो होगा वो कितना होगा -4, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अब इसका ट्रिक समझिए, अब इसका ट्रिक देखिए, an का जो मान होगा कभी भी अगर इस फॉर्म में दे रखा है an प्लस बी, अगर इस फॉर्म में दे रखे, क्या दे रखे इस फॉर्म में an प्लस बी, अगर इस फॉर्म में दे रखे, अगर आपसे लोगों से डी का मान पूछे, कि आप लोगों का डी का मान पूछे, तो n का जो गुणांक होता है वही डी का मान हो जाता है, n का जो गुणांक होता है वो क्या हो जाता है डी का मान, n का गुणांक, यहाँ पे n का गुणांक कितना a, तो हो गया डी का मान a। इस क्वेश्चन में देखिए n बराबर फार्मूला क्या दे रखा है, देखिए इस तरफ से दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखिए an बराबर क्या दे रखा था, उसको सोड़िया लीजिए, 6 माइनस कितना है 4n, तो क्या बताए थे n का जो गुणांक होता है वही डी का मान होता है, n का गुणांक कितना है -4, तो -4 आया ना इसका डी का मान। आप लोगों को निकालने का झंझट खत्म, इस स्थिति में आप लोगों को ये करना है। और एक कंडीशन और आता है, आप लोगों की एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों कंडीशन को ध्यान से लिख देते हैं आप लोग, लिखिएगा n बराबर यदि दे रखा हो an प्लस बी, तो इस स्थिति में डी का जो मान होगा इसका गुणांक हो जाता है a, लेकिन एक कंडीशन और बढ़ता है योग वाला, यदि Sn बराबर इस तरफ से दे रखा हो an² प्लस bn, इस फॉर्मेट में दे रखा हो, तो इस कंडीशन में यदि आप लोग डी का मान निकालेंगे तो a/2 हो जाएगा, कितना होगा a/2, a बटा कितना होगा 2, a/2 सॉरी नहीं क्या होगा इसका गुणांक हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा, n² का जो गुणांक है ना, n² का जो गुणांक उसका दुगना है, अर्थात 2a हो जाएगा, 2a कितना हो जाएगा 2a। सर इसका क्वेश्चन बताइए, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, अगर मान लीजिए Sn बराबर ये लिखा हुआ 3n² प्लस 5n दे रखा, इस कंडीशन में इसका पूछेगा डी का मान, अर्थात सारवंतर का मान कितना होता है,
सार्वंतर का मान इसका कितना होगा, सार्वंतर का मान कितना होगा, डी का मान कितना होगा। इस कंडीशन में एन स्क्वायर का जो गुणनफल है कितना है 3, तो इस स्थिति में डी का जो मान होगा 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6। आप लोगों को निकालने का जरूरत नहीं है, अगर योगफल दिया हो तो एन स्क्वायर का जो मान है उसके गुणांक 3 है तो उसका क्या कर दिए, दुगुना कर दिए, कितना आएगा 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ गए ना, योगफल वाला में ये कंडीशन होता है, अगर योगफल ना दिया हो तो सिर्फ ए नहीं होगा तो कितना होगा 2a होगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा 20 आप लोगों का कंप्लीट और 21 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताना है 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने का यही कंडीशन है कि उसका अंतर हमेशा क्या हो, बराबर हो, अंतर हमेशा बराबर हो। तो देखिए कंडीशन देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा बोल रहा है समांतर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए बी क्यों नहीं है, जब इसको घटाइएगा तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा, इसको इसमें घटाइएगा कितना होगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है क्यू आ रहा है जिसके कारण ये गया। अब इसमें घटाइए 3 में से घटाइएगा कितना आएगा 2, 9 में से 3 घटाइएगा कितना आएगा, 9 में से 3 घटाइएगा 6, तो देखिए 2 और 6 आ गया जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं। 4 में -2 को घटाइएगा, 4 में -2 घटाइएगा कितना होगा माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 6। अब ये -6 में घटाइएगा 4, -6 में घटाइएगा 4 तो कितना आएगा -10। तो यहाँ पे देखें कुछ एक आ गया 6 आ गया -10, जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का कितना होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलेगा सर ऑप्शन नंबर सी कैसे होगा, अब घटा के देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 रुपया, 1.5 रुपया में 1 रुपया घटाइएगा तो 50 पैसा बचेगा, और 50 पैसा में यदि 1 रुपया घटाइएगा क्योंकि एक एक घटता जा रहा है, एक एक घटता जा रहा है, ध्यान से देखिए एक एक क्या हो रहा है इसमें घटता जा रहा है। सर पता नहीं चल रहा है एक कैसे, तो देखो 3/2 है लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या होता है 1.5 1.5 रुपया हुआ। 1/2 का मतलब क्या लिखा हुआ है 0.5, देखिए 1.5 कॉमा 0.5, बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ -1.5 -0.5 क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब फिर से कितना आ गया बताइए, तो 1.5 माइनस में, तो यहाँ पे देखिए इसमें कितना घटा 1 रुपया घटा, यहाँ भी कितना घटा 1 रुपया घटा, यहाँ भी कितना घटा 1 रुपया घटा, तो डी का मान यहाँ पे कितना आया है 1, और जो कि क्या है बराबर है, अर्थात जो एपी होगा हमारा कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को लॉजिक लगा के प्रूव करना पड़ेगा एग्जाम में, तब आप लोग फास्ट कर पाएंगे, वरना एग्जाम में होगा क्या आप लोगों के पास टाइम उतना नहीं बच पाएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते रह जाइएगा, सब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, बोल रहा है मूल बिंदु के नियामक है। तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है आप लोगों का मूल बिंदु। मूल बिंदु पे क्या होता है एक्स नियामक भी 0, वाई नियामक भी 0, एक्स नियामक 0 और वाई भी नियामक क्या होता है 0। ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है ना ये, तो एक्स अक्ष पे यदि पूछे एक्स अक्ष पे वाई नियामक कितना होता है तो 0, वाई नियामक कितना होगा 0, और एक्स अक्ष पे सॉरी वाई अक्ष पे यदि एक्स नियामक पूछे तो कितना होता है 0, क्या होता है 0। यदि एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो भी यही होगा, यदि वाई अक्ष है ना ये वाई अक्ष का समीकरण पूछे तो भी होगा x बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान हमेशा 0 होगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन y का मान कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा 0 होगा। समझ में आ गया आप लोगों को, बताइए फटाफट से। तो आप देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु का नियामक पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, जबकि इसका एक भुजा दे रखा है, भुजा का अनुपात इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये क्या है एक प्रमेय का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बता दें एग्जाम के करीब में आप लोगों को कम से कम 10 प्रमेय पढ़ाएंगे, और 10 प्रमेय इंपोर्टेंट होगा। ये देखिए कुछ इस टाइप का प्रमेय है, ये एक त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। समरूपता का मतलब होता है रूप में क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। एक त्रिभुज है देखिए एबीसी, एक तो त्रिभुज है पीक्यूआर दे रखा है भुजा क्यूआर है, उसका दे रखा है 2 मान, इसका इसी का मान दे रखा है 3, इसी का मान कितना दे रखा है 3, तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो एक प्रमेय कहता है यदि ये दोनों त्रिभुज क्या हो समरूप है, समरूप का चिन्ह क्या होता है इस टाइप से, यदि ये दोनों त्रिभुज क्या हो समरूप है, इस कंडीशन में होता क्या है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर, इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो क्या होता है एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दोनों त्रिभुज के भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा का अनुपात एक भुजा का अनुपात ले लीजिए कितना होगा क्यूआर, एक ऊपर में कितना लीजिएगा, ऊपर में सॉरी क्या था क्यूआर, तो क्या कहते हैं उल्टा कर देते हैं, नीचे में क्या लीजिए ऊपर में ले लीजिए पीक्यू एरिया ऑफ त्रिभुज क्यूआर, और नीचे लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, लीजिए एबीसी। इस स्थिति में क्या कीजिए ऊपर वाला भुजा लीजिए पी क्यू और नीचे वाला भुजा लीजिए कितना बीसी,
ये दोनों भुजा दे रखा है, क्या होता है स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों भुजा का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए 2/3। इसका हो जाएगा स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4/9। कितना हो जाएगा 4/9। 4/9 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। लेकिन कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, कभी कभी आप लोग क्या देगा क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और भुजा का अनुपात पूछेगा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया आप लोगों का, इसका मान लीजिए इसका अनुपात दिया 16, इसका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 81, तो पूछेगा इन दोनों के भुजा का अनुपात कितना होगा। देखिए भुजा का अनुपात कैसे निकालेंगे, यदि भुजा का अनुपात पूछे तो आप ही बताइए, इसका फार्मूला भी तुरंत बताएं। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज QR PQR, इसमें क्या बताए थे ऊपर में लीजिए AB, इसमें ले लीजिए क्या PQ, कोई एक भुजा ले लीजिए, इसका क्या होता है स्क्वायर के बराबर। हमको निकालना है भुजा, अर्थात इसका मान निकालना है, क्या निकालना है इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो ये स्क्वायर को क्या कीजिए इधर भेजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या निकल गया ABC का मान, जो क्षेत्रफल रहेगा उसका क्या निकाल लीजिएगा वर्गमूल। तो इसका जो भुजा का अनुपात होगा, पहले AB लिए हैं तो AB का मान कितना है 16, इसका मान कितना है 81, इसका कर लीजिएगा अंडर रूट, तो कितना होगा 4/9। 4/9 इस क्वेश्चन का कितना होगा राइट आंसर। कब होगा जब आप लोगों को इस तरह के क्षेत्रफल देके भुजा का अनुपात पूछे तब इस तरह फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे भुजा का अनुपात देके क्षेत्रफल पूछा था तो इसका स्क्वायर कर दिए। सिर्फ इतना समझिए, अगर भुजा दिया हुआ हो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, अगर यदि क्षेत्रफल दिया हो और भुजा पूछे तो अंडर रूट करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दिए गए आकृति में x का मान क्या होगा। ये x का मान पूछ रहा है, x कितना डिग्री है बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, x कितना डिग्री है। कोई त्रिभुज है, कोई किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया 60, ये हो गया 50, तो दोनों मिला के कितना हो गया 110 डिग्री। तो बताइए कितना होगा 70 डिग्री, तब ना ये तीनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। और ये देखिए आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, कोई दो रेखा आपस में इस तरह से काटे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है, सम्मुख कोण समान होता है या तो शीर्षाभिमुख कोण। ई कोना बराबर ई कोना होगा, ये कोना बराबर होगा ये कोना। ठीक, तो ये कोना बराबर हो जाएगा ये कोना, तो ये 70 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। ये VBI कॉन्सेप्ट है, इसको मान लीजिए तो मध्य बिंदु का नियामक। देखिए ये पूछ रहा है, ये क्या है लाइन है, ए है मान लीजिए x1 y1, यहाँ पे इसको मानेंगे x2 y2। यदि इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछे, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीचों बीच वाला, क्या होता है बीचों बीच वाला। तो मध्य बिंदु का जब नियामक जैसे निकालेगा, मान लीजिए P है तो इसका नियामक पूछ रहा है x × y, क्या पूछ रहा है नियामक x, y मान लेते हैं, जो निकलेगा वही x, y होगा। अब देखिए यदि नियामक पूछे ना मध्य बिंदु का नियामक, तो P का जो नियामक होगा यानी P का जो x और y का जो मान आएगा वो कितना आएगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2, दोनों को जोड़ के क्या करना है आधा करना है। तो बताइए क्वेश्चन में क्या दे रखा है 0,6, तो यहाँ पे 0,6 लिखिए, 0,6 है, 100 बिंदु दे रखा है 8,0 का मध्य बिंदु निकालेगा तो इसको जोड़ लीजिए, तो 0 8 कितना होगा 0 और 8 कितना होगा 8 और 8/2 कीजिएगा, दोनों कीजिए 6 और 0 कितना होगा 6, 6/2 कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, तो इसका मध्य बिंदु का नियामक आएगा 4 और 3, क्या आएगा 4 और 3, 4 और 3। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और पूछता है, देखिए वो आप लोगों को बताते हैं जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताता होगा, वो बोला होगा क्या आप लोगों के एग्जाम में होगा। देखिए ये बात आप लोगों यहाँ पे P और Q का मान यहाँ पे x y है, आप लोगों क्या करेगा मध्य बिंदु का नियामक दे देगा और एक बिंदु का नियामक दे देगा और B का नियामक पूछेगा, आप लोग इसका नियामक पूछेगा B का नियामक पूछेगा। B का नियामक का जो निकालने का ट्रिक होता है, क्या होता है ट्रिक, तो देखिए B का जैसे ही आप लोग नियामक निकालिएगा ना, B का नियामक निकालने का ट्रिक ये कहता है इसको 2 से गुना कीजिए, x को 2 से गुना किया दिए तो हो गया 2x, माइनस कीजिए ये x1 को घटा दीजिए, x1 को क्या किए घटा दिए। अब यदि B का भी नियामक निकालेंगे कितना होगा x2, y2, यही निकलेगा। ठीक से लिख देते हैं, B का जो नियामक होगा x2, y2 होगा कि नहीं। तो x यहाँ पे जो क्या है x2 का जो मान आया इसको क्या करना है x को 2 से गुना और यहाँ पे x को घटाना है, और y2 का मान निकालने के लिए y को 2 से गुना माइनस ये y1 को क्या करना है घटाना है। देखिए क्वेश्चन से समझिए, मान लीजिए पहला बिंदु आप लोगों का 2 और 3 दे रखा है और मध्य बिंदु का नियामक और 5 और आप लोगों को 3 दे रखा है, तो पूछेगा इसका B का मान कितना होगा, अर्थात दूसरा भुजा क्या होगा, पहला भुजा ये है
इसमें इसका जो मध्य बिंदु का नियामक है ये दिया हुआ है, तो इसका दूसरा भुजा क्या होगा, तो दूसरा भुजा निकालने का बताइए, बी का निकालने का ट्रिक क्या बताएं, इसको कीजिए 2 से गुना और इसका एक्स में घटाइए, ये भी एक्स वाला ये भी एक्स वाला, इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 माइनस क्या करेंगे ये 2, 10 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8। अब देखिए इसको करेंगे 2 से गुना, फिर इसको घटाएंगे तो 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 6 और 6 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, तो 8 और 3 यहाँ पे घटाएं तो 8 आ गया, यहाँ पे घटाएं 3, तो बी का जो नियामक है कितना आएगा 8,3, 8,3। ये हमारा क्या है ट्रिक है, क्या ट्रिक है, आप लोग ट्रिक को लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 को भी बता दिए और एक अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 27, ये बोल रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो अगर कोई दो रेखा हो, अगर इस टाइप से कोई रेखा हो तो इनके बीच की दूरी कितना होता है बताइए, ये ए है ये क्या है बी है, ए और बी है। कंडीशन में क्या करना पड़ता है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर के अंडर रूट। तो यहाँ पे घटाइए, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 8, 8 में 4 घटाइएगा, सॉरी 8 में 4 घटाइएगा कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस यहाँ पे बताइए 2 है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 में से 6 घटाइएगा, 2 रुपये में 6 रुपये घटाइएगा तो -4 होगा, और -4 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना कीजिएगा -4 का स्क्वायर है क्या होगा अंडर रूट। ए बी का जो दूरी होगा कुछ इसी टाइप से आप लोग क्या कीजिएगा निकालिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 या -4 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16, अंडर रूट में कितना आएगा 32, अंडर रूट में आएगा 32। 32 को क्या लिखिएगा बताइए, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 गुना 2 के अंडर रूट, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 2 बेचारा रह जाएगा अंदर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4√2, 4√2 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर जो 28 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 28। ये देखिए क्या बोल रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट इसको देख के मुस्कुरा रहा होगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोग ये पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 थीटा, यहाँ पे जो हो वही बात यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए x लिख दिए तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ पे y लिख दिए तो यहाँ भी y होना चाहिए, यहाँ पे a लिख दिए तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए 50, यहाँ पे 20 लिख दिए यहाँ पे 20 होना चाहिए, यहाँ पे 60 लिख दिए तो यहाँ पे भी 60 होना चाहिए, यहाँ पे लिख दिए घोड़ा घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा तो यहाँ पे भी घोड़ा होना चाहिए, यहाँ पे कुत्ता तो यहाँ भी कुत्ता, यहाँ बकरी तो यहाँ बकरी, ठीक ना, यहाँ पे छोटिया तो यहाँ पे भी छोटिया, मतलब x का जो कोणांक है वो हमेशा सेम होना चाहिए तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और थीटा का मान जो रखिएगा दोनों समान रखिएगा, यहाँ x यहाँ x, यहाँ 60 यहाँ 60, तो यहाँ भी लिखा हुआ है 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 60 डिग्री, का मान कितना होगा 1, कितना होगा 1। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, थीटा क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट इसका मान रखेगा हल करेगा तो ये इतना ही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बोल रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो क्या होगा, इसका रैखिक कैसा होगा, अगर संगत हो तो आप लोगों को जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाए थे इसमें 3 ग्राफ बताए थे आप लोगों को, कितना बताए थे 3 ग्राफ। यदि एक हल संभव हो, यदि एक हल संभव होती स्थिति में ग्राफ क्या करता है प्रतिच्छेदित करता है, तो ये बेचारा क्या होता है संगत, ये होता है संगत, ये होता है संगत। अब दूसरा कंडीशन में देखिए क्या बताए थे अनंत हल होगा, क्या होगा अनंत हल, अनंत हल होगा तो क्या होगा ये ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, दोनों ग्राफ क्या होगा एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ये भी क्या होता है संगत, ये भी होता है संगत, और इसी को ये दोनों ग्राफ जब आपस में एक ही पे आ जाता है तो इसको बोला जाता है संपाती, संपाती इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित ये क्या कर रहा है प्रतिच्छेदित, ये एक बार काट रहा था इसीलिए इसका एक हल संभव हुआ, इसका कितना हल संभव हुआ एक हल संभव हुआ। ये बार बार काट रहा है, यहाँ भी काटा यहाँ भी काटा, क्योंकि दोनों ग्राफ एक के पर है तो ये बार बार काट रहा था इसीलिए इसका मान कितना आया अनंत मान, अनंत मान आया। लेकिन तीसरा मान आप लोगों को ये बताया था यदि कोई हल संभव नहीं हो, क्या हो कोई हल संभव नहीं हो तो ये ग्राफ क्या करता है समांतर आता है, क्या रहता है समांतर आता, और ये होता है असंगत, ये होता है असंगत, क्या होता है इसका समीकरण लिखा है असंगत, ये गोल लिखा हुआ है क्या होता है असंगत। तो ये बोल रहा है रैखिक समीकरण में संगत हो, अगर संगत हो तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदित भी कर सकता है या तो संपाती भी हो सकता है, तो हमेशा संपाती होता है गलत बात, क्या बोल रहा है गलत बात, हमेशा संपाती होगा नहीं प्रतिच्छेदित भी कर सकता है, ये बोल रहा है समांतर होगा, ये तो पूरी गलत बोल रहा है, ये तो असंगत वाला बात बोल दिया असंगत, असंगत वाला बात बोला, ये बोल रहा है हमेशा प्रतिच्छेदित गलत बात, ये बोल रहा है प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित में संगत होता है लेकिन एक बार संपातियों में भी संगत होता है, इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिच्छेदित तथा संपाती, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है बिंदु इतना किस पाद में है, तो आप लोग फटाफट से निर्देशांक ज्यामिति वाला थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं ताकि कोई भी निर्देशांक आए आप लोग बता दीजिएगा। देखिए फटाफट से, ये होता है y अक्ष, ये होता है x अक्ष, ये हो गया आप लोगों का x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये होता है पॉजिटिव
ये क्या होता है नेगेटिव, ये भी ऊपर में होता है पॉजिटिव वाला, ये नीचे में क्या होता है नेगेटिव वाला। तो कोई दिक्कत, तो आप ही लोग इसका नियामक बताइए, नियामक फटाफट से बताइए। कोई भी नियामक है सबसे पहले x लिखते हैं, इसके बाद y लिखते हैं, सबसे पहले x इसके बाद y। तो यहाँ पे इस नियामक लिखेंगे तो ये x है, तो x लिखेंगे तो x वाला भी हो गया यहाँ पे पॉजिटिव और y वाला भी क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव, दोनों हो गया पॉजिटिव। अगर कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो ये हो जाएगा 2,3, 2,3 पूछे, 4,5 पूछे, यहाँ पे मान लीजिए 3,10 पूछे, ये क्या होगा प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब या तो उसमें पाद बोला है तो पाद बोलिए, प्रथम पाद, दूसरा पाद, ये हो गया तीसरा पाद अर्थात तीसरा चतुर्थांश, ये हो गया आप लोगों का फोर्थ चतुर्थांश। कितना हो गया फोर्थ में। तो बताइए दूसरा में क्या होगा, प्लस होगा माइनस, आप खुद ही बताइए। सबसे पहले एक्स वाला लिखते हैं तो ये क्या है निगेटिव वाला, तो यहाँ पहले निगेटिव, फिर वाई वाला लिखेंगे तो वाई वाला ये क्या है पॉजिटिव, तो क्या होगा पॉजिटिव। इसमें जो आएगा दूसरा चतुर्थांश में पहले क्या होना चाहिए माइनस, फिर होना चाहिए प्लस। एग्जाम्पल देखिए -3,6, -2,8, -10,6, मतलब x वाला क्या होना चाहिए माइनस और y वाला होना चाहिए पॉजिटिव, तब हो जाएगा ये दूसरा चतुर्थांश में। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश में ये भी माइनस, ये भी बेचारा माइनस, तो दोनों होगा क्या माइनस। दोनों यदि माइनस में हो तो बोलिएगा वो तीसरा चतुर्थांश में, क्या तीसरा चतुर्थांश में। इसका एग्जांपल देखिए -3, -2, -10, -5, मतलब हमेशा माइनस में होना चाहिए, -2, -8 माइनस में होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले x लिखते हैं तो x वाला हो गया पॉजिटिव, अब फिर y लिखेंगे तो y वाला क्या है नेगेटिव, तो क्या होगा x होगा पॉजिटिव पहले और y होगा नेगेटिव, तो ये होगा फोर्थ चतुर्थांश में। इसका एग्जांपल देखिए मान लीजिए 5, -3, 5, -10, 3, -6, मतलब x वाला होना चाहिए पॉजिटिव, y वाला होना चाहिए नेगेटिव, तो होगा ये कि कौन से में फोर्थ में। तो ये बताइए पहला है नेगेटिव, फिर है ये भी देखिए नेगेटिव है, माइनस क्या लिखा हुआ है -6, -5/2, बताइए दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव किस में होता है बताइए तो तृतीय चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा तृतीय, कितना होगा तृतीय पाद में है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी बता दिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बता दिए, एग्जाम में आएगा कोई भी तो बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि इसका कोण का जो मान हो गया 120 डिग्री और ये कोण इतना डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा। आप लोग शायद 10th क्लास में 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़े होंगे। देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए P है, ये क्या है Q है, ये कितना R है, ये त्रिभुज है, कोई दिक्कत। इस त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया गया QR को, ये Q हो गया यार, इस भुजा को बढ़ाया गया S तक, क्या किए S तक बढ़ा दिए। और इसमें कोण का मान देखिए कौन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि कौन PRS, P हो गया PRS मतलब बहिष्कोण, इसको क्या बोला जाता है बहिष्कोण। ये कौन दे रखा है आप लोगों को कितना 120 डिग्री, ये कौन दे रखा है 120 डिग्री, इसको बोला जाता है बहिष्कोण। क्या बोला जाता है बहिष्कोण, इसको बोला जाता है बहिष्कोण। ये जो बहिष्कोण होता है ना, दो अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब ये कोना अब प्लस ये कोना के अकेले बराबर होगा, ये दोनों कोना के जब जोड़िएगा तो इस कोना के बराबर आएगा। ये आप लोग प्रमेय पढ़े होंगे। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को इस प्रकार बढ़ाया जाए कि बहिष्कोण उसी त्रिभुज के दो अभिमुख कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कोण P प्लस कोण Q बराबर हो जाएगा, कोण कितना होगा बताइए, कोण PRS, ये दोनों के योगफल के बराबर होगा। और ये कोण दे रखा है कितना 120, और ये दोनों में से हमेशा एक कोण आप लोगों को दे देगा। तो एक कोण दे रखा है देखिए QPR, ये कोना दे रखा है, कितना दे रखा है 63 डिग्री, ये दे रखा है 63 डिग्री। तो बताइए एक कोना कितना होगा, ये कोना Q वाला दे रखा है, P वाला दे रखा है 63, तो P वाला कौन है ये 63, अब प्लस कौन Q का मान ये पूछ रहा है। Q को देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, PQR का मान पूछ रहा है, तो इसमें क्या कीजिए 63 को उधर ले जाइए, घटा दीजिए, तो 20 रुपये में घटा दीजिए 63, कितना आएगा 10 में से 3 जाएगा हो जाएगा 7, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 6, तो यहाँ पे होगा 57 डिग्री, कितना आएगा इसका 57 डिग्री। और ये दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 120 पूर रहा है, क्या हो रहा है 120 पूर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी 57 डिग्री होगा, ठीक ना। ये बहिष्कोण का क्या था कॉन्सेप्ट, आप लोग 9th क्लास में ये प्रमेय पढ़ना पड़ता है आप लोग। और ये देखिए 10th क्लास में पूछ रहा है, गलत बात तो है नहीं, गलत बात तो है सही। देखिए यदि किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजित विपरीत भुजाओं पे समद्विभाजित करता है तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है, वो समकोण त्रिभुज होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है यदि एक त्रिभुज ABC हो, देखिए ये क्या है प्रमेय है, ये आप लोगों प्रमेय पढ़ेंगे। एक त्रिभुज मान लीजिए ABC लिखा है ABC, ABC में D समांतर BC, ये D समांतर क्या है BC, मान लीजिए D, इसको मान लीजिए ये थेल्स प्रमेय है। क्या है थेल्स प्रमेय, जब आप लोग
जब त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें सबसे पहले आएगा थेल्स बाबा। थेल्स प्रमेय देखिए बोल रहा है, थेल्स प्रमेय बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में डी समानांतर बीसी हो, यदि ये दोनों भुजा समांतर हो तो थेल्स प्रमेय कहता है यदि ये दोनों भुजा समांतर हो, एडी बटा छोटका बटा ई छोटका डीबी बराबर, इसका संगत अनुपात बराबर होता है ए बटा ये छोटका बटा ये छोटका मतलब इसी। ये क्या होता है बराबर। पहला बात ये हो गया, ये हुआ थेल्स प्रमेय। ये क्या कहता है थेल्स प्रमेय। इसमें देखिए इसी प्रमेय का यूज होगा, बोल रहा है एडी बटा डीबी, एबी बटा डीबी का मान दे रखा है। देखिए इसमें रखिए एडी का मान कितना दे रखा है, एडी का जो मान दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए। और बताइए क्या बोल रहा है, डीबी का मान कितना है 3, ये डी और बी का मान कितना रखे दे रखा है 3। तो बोल रहा है बल ए बटा इसी का मान कितना होगा, ए बटा इसी का मान कितना होगा। तो ये दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर। तो इसका भी मान कितना होना चाहिए, इतना ही, ए बटा इसी का मान, दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ पे बराबर लिखा हुआ इसी वजह से ये दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान। तो इसका जो मान भी पूछ रहा है तो इसका भी मान कितना आएगा, 2/3 ही आएगा। ऑप्शन नहीं है, झप गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, वही आएगा 2/3। थेल्स प्रमेय का आता है, थेल्स बाबा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 34। ये क्वेश्चन नंबर 34 है। बोल रहा है किसी त्रिभुज AB से DEF में AD बटा कितना हो तो समरूप त्रिभुज होने के लिए। ये देखिए आप लोग दो त्रिभुज समरूप कब होता है तो फटाफट से ध्यान से देख लीजिए। ये मान लीजिए एक त्रिभुज है और ये मान लीजिए ये त्रिभुज है। ये दो आप लोगों के लिए क्या बनाए, त्रिभुज। बढ़िया वाला त्रिभुज चाहिए आप लोगों को। देखिए बढ़िया वाला त्रिभुज इस बार देते हैं, बढ़िया वाला त्रिभुज चाहिए तो देखिए बढ़िया वाला त्रिभुज दे रहे हैं आप लोग। ये होगी आप लोगों का पहला त्रिभुज, ये होगी आप लोगों का क्या, दूसरा त्रिभुज। ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं दूसरा त्रिभुज, कोई दिक्कत। तो ये दोनों त्रिभुज कब समरूप माना जाएगा, फटाफट से देखिएगा। ये दोनों त्रिभुज कब समरूप माना जाएगा, जब ये कोना बराबर ये कोना हो। इसका नाम ले लेते हैं ABC, इसका नाम लेते हैं PQR, कोई दिक्कत। ये कोना बराबर ये कोना हो, ये कोना बराबर ये कोना हो, ये कोना बराबर ये कोना हो। ये बराबर कोना P हो, कोण B बराबर कोण Q हो, कोण C बराबर कोण R हो। तो इस स्थिति में त्रिभुज को क्या माना जाता है, समरूप। समरूप का मतलब होता है देखने में क्या हो, समान होना चाहिए। तो ये बोल रहा है और इसका तीनों का भुजा का अनुपात, यदि देखिए तीनों का भुजा का अनुपात, देखिए समरूपता कब हो सकता है, एंगल समरूपता। तीनों कोण अनुपात में बराबर हो, तीनों कोण अगर बराबर हो जाए तो भी समरूप माना जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, अगर तीनों भुजा समान हो जाए, तीनों भुजा का अनुपात समानुपाती हो जाए, अर्थात AB बटा, देखिए AB बटा इसका भुजा लीजिए, संगत भुजा कितना होगा PQ, अब बराबर हो जाए BC बटा QR, अब बराबर कितना हो जाए AC बटा PR। अगर ये कंडीशन आ जाए आप लोगों को कभी भी, इसी को बोला गया साइड साइड साइड, मतलब S का मतलब होता है साइड और साइड का मतलब होता है भुजा। अगर तीनों का भुजा का अनुपात समान हो तो भी त्रिभुज समरूप माना जाएगा। और तीनों का कोण समान हो, A से हुआ एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण कोण कोण। इसमें क्या होगा, कोण A बराबर कितना होगा, कोण P। इसमें कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q, और कोण हो जाएगा C बराबर कोण R। तब संगत कोणों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R। और इसका एक छोर देखिए कंडीशन ये SAS, मतलब साइड एंगल साइड, मतलब दो को भुजा बराबर हो और एगो क्या हो, कोण बराबर हो, तो भी वो त्रिभुज क्या माना जाएगा, समरूप माना जाएगा। या तो एक कंडीशन और लिख सकते हैं आप लोग, या तो AAA, मतलब दो कोण भी बराबर हो तो भी समरूप माना जाएगा, क्योंकि तीसरा कोण हम खुद बराबर कर लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या बोल रहा है, दो को भुजा का अनुपात तो बराबर दे रखा है, दो भुजा का अनुपात बराबर दे रखा है, और दो भुजा का अनुपात जो बराबर दे रखा है उसके जो बीच वाला कोण होगा वो कोण बराबर होना चाहिए। ये जो कोना है ना यहाँ पे, ये दोनों भुजा का जो अनुपात होगा उसके बीच वाला जो कोण आएगा वही होगा। देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, इस पे हम 2 स्टार दे रहे हैं, 3 स्टार। अब देखिए आप लोग समझिएगा फिगर में, अब इसको फिगर में समझिएगा कि कौन कोना बराबर ले, कौन कोना बराबर ले, क्योंकि इसका संगत कोण लेते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, AB बटा D, AB बटा D से पहले तो D रखा है तो इसका त्रिभुज का नाम है चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा त्रिभुज के नाम क्या कर रहे हैं, इसका चेंज कर रहे हैं। तो रखिए DEC, त्रिभुज का नाम क्या हो गया, ABCDEC है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, AB बटा D, AB बटा D। इक्कर भुजवा लिया, क्यों AB लिया है, इसका भुजा कौन लिया, D, कोई दिक्कत, यहाँ तक ये दोनों ले लिए हैं। अब देखिए अब बराबर क्या दे रखा है, BC बटा दे रखा है FD, EF क्या दे रखा है, DEF, यहाँ पे क्या होगा F, यहाँ पे क्या होगा F, तो EF क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए DF दे रखा है, D और F।
तो डी हो गया और ये क्या हो गया एफ, डी हो गया, ये हो गया एफ आप लोगों को, ये डी और ये एफ हो गया। और यहाँ पे क्या दे रखा बी सी, दे रखा था बी सी, यहाँ पे क्या हो गया ये बी और सी, बी और सी। तो इस कंडीशन में आप लोग देखिए फटाफट से, तो गलत तो लग रहा है, ए बी बटा हो गया कितना, ए बी बटा हो गया डी, तो ए बी बटा डी कर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है बी सी, बी सी बोल रहा है तो बी सी तो हमेशा यही लेंगे, ये होगा इसमें, और उसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है एफ डी, तो यहाँ पे लेंगे एफ और यहाँ पे लेंगे डी। तो आप बताइए ये लाइन बोल रहा है, ये ध्यान से देखिएगा इसमें, ये बोल रहा है ये लाइन में बोल रहा है, और ये बोल रहा है हम लेंगे ये लाइन में। तो अब बताइए ये दोनों में से ये दोनों लेनमा किया तो कौन कोना बना, ये कोना का नाम क्या है कोन बी, तो यहाँ पे हो गया कोन बी, यहाँ पे लेंगे कोन बी। आप बताइए इसमें बोल रहा है वो हम ये लेनमा लेंगे और एक तो ये लेनमा लेंगे, तो इसके बीच कौन कोना बना ये कोन डी, तो कोन बी बराबर कौन कितना होगा डी, कोन बी बराबर कोन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के अंदर वाला कौन होना चाहिए, तो कौन कितना होगा बी बराबर कोन डी, कोन बी बराबर डी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ये बनाने का तरीका बताएं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी प्रमेय का क्वेश्चन है, ये क्या है प्रमेय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों को क्या क्या रहा है ये देख लिया। आप लोगों को वृत्त जब पढ़ाएंगे तो एक प्रमेय पढ़ाएंगे, ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त की कोई त्रिज्या है, यदि वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये त्रिज्या पे क्या होती है लंब, त्रिज्या पे होता है ये लंब, त्रिज्या पे क्या होता है लंब। वृत्त पे जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये वृत्त पे जब इसको त्रिज्या इसे मिला देते हैं तो क्या हो जाता है लंब, अर्थात 90 डिग्री हो जाता है। इस लाइन को इस तरह से आप लोगों क्या कीजिए मिला दीजिए। ये तो हुआ केंद्र से जाने वाली रेखा, और ये हो गया आप लोगों का स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, वृत्त को किसी एक बिंदु पर खींचने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। अगर दो बिंदु पे खींच दिए, दो बिंदु पे काट रहा है तो उसको जीवा कहेंगे। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा खींचते रहिए जो कि एक ही बिंदु पे काटना चाहिए। तो वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखा खींची जा सकती है, लेकिन जीवा ज्यादा नहीं खींची जा सकता। देखिए दो बिंदु पे काट रहा है वो जीवा हो जाएगा, और सबसे लंबी जीवा को बोला जाता है वृत्त का व्यास। क्या बोला जाता है वृत्त का व्यास, यानी डी, स्मॉल डी। सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास बोलते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को, वृत्त पर बहुत सारा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अर्थात अनंत। ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप लोगों को बताएं। ये होता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, ये हो जाता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आप लोगों का स्पर्श रेखा, ये हो गया आप लोगों को त्रिज्या, तो ये क्या होगा 90 डिग्री, ये कौन होगा 90 डिग्री। और ये आप लोगों को पूछ रहा है ये जो क्यू आर है ना, यहाँ पे देखिए दे रखा है पी क्यू का जो मान दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ओ और क्यू का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मान आप लोगों को पूछ रहा है, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 4 और 3 और 5 का क्या होता है ट्रिपलेट। ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये कितना होगा 5। अब निकालने का जरूरत नहीं है, वरना पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए बनाइए। देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, इधर एच लिखिएगा, अंडर रूट कीजिएगा तो 16 प्लस 9 आएगा अंडर रूट 25, और 25 का क्या हो जाएगा 5। तो ये आप याद रखिए 4 और 3 कितना होगा 3, और 4 और 5 का क्या होता है ट्रिपलेट। एक तो होता है 12 13 और 5 का ट्रिपलेट, 12 13 5, 12 13 5 का क्या होता है ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट हमेशा आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को त्रिकोणमिति में भी काम देगा। बहुत सारा ट्रिपलेट आप लोगों को लिखा भी चुके हैं और ज्यादा लिखा भी देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब देखिए एक तो देखिए ट्रिपलेट, देखिए 2-4 बार लिख देते हैं, 3 हो गया 4 हो गया 1 तो 5, ये हो गया आप लोगों का ट्रिपलेट। और एक तो देखिए कितना बताए थे 12 13 5, 12 13 5, एक तो होता है 25 24 7, 25 24 7। ये ट्रिपलेट याद रखिएगा, ये यूज ज्यादा होता है, ठीक है ये तीनों। अब देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 35 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 36, क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी नहीं है, तो देखिए 41 को देखिए, 41 में देखिए कट गया होगा। देखिए 41 क्या बोल रहा है कोट 44 थीटा, कोट 44 डिग्री का मान, और नीचे में लिखा हुआ है tan 46, यहाँ पे लिखा हुआ है कोट 44 डिग्री और नीचे में लिखा हुआ है tan 40 डिग्री। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, ये पढ़ेंगे कि cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा। या तो आप लोगों को ये पूछ दे कोट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है tan थीटा, tan थीटा होता है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 46, नीचे में क्या लिखा हुआ tan 46 डिग्री, tan 46 डिग्री। तो देखिए कोट 90 माइनस 46 किए तो हड़बड़ाइएगा नहीं, 90 में जब 46 घटेगा तो 44 आ जाएगा। तो ये जो ब्रैकेटवा है कहाँ कुछ किए हम, 44 को सिर्फ इस टाइप से लिख दिए, 90 में 46 घटाइए आ जाएगा 44। तब कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, tan थीटा। तो पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 46, थीटा की जगह पे कितना लिखा हुआ 46, तो tan 46, नीचे में भी tan कितना है 46। ये कट जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 1 आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा
राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहा है, 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका मान होता है त्रिकोणमिति में। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, साइन हो या तो cos x हो या तो tan x हो, ये तीनों का अधिकतम मान कितना होता है 1, मान होता है 1 और न्यूनतम मान कितना होता है -1। तो बोल रहा है कि इसका मान सबसे अधिक है। बताइए tan 45 का मान कितना होगा 1 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2। अब बताइए sin 45 का मान कितना होता है √2/1/√2। यहाँ पे लिखा हुआ है cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये आप ही बताइए इन दोनों में चारों में कौन बड़ा है, तो 1। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट होगा। tan 45 का मान कितना होता है 1। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए 43 बोल रहा है यदि एक वृत्त का परिधि 8 सेंटीमीटर हो तो इसका बोल रहा है त्रिज्या क्या होता है। तो बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है। आज आप लोगों को ये भी बता देंगे कि वृत्त का परिधि और परिमाप में वृत्त का परिधि वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होगा। देखिए फटाफट से देखिए, कंडीशन 1 कंडीशन 2। ये आप लोगों को क्या है वृत्त, ये क्या बना है देखिए, ये क्या बना है फटाक से देखिए, ये क्या है अर्धवृत्त, ये क्या है अर्धवृत्त। अब देखिए इसका परिधि होता है 2πr, इसका परिधि निकालने के लिए आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा πr। कोई दिक्कत। ये बात हुआ क्या परिधि का, परिधि। एक होता है परिमाप। अब देखिए वृत्त का परिधि का मतलब होता है, किसी चीज का परिधि का मतलब होता है किसी का चारों ओर का भुजा। क्या होता है चारों ओर का भुजा, चारों ओर का भुजा। वृत्त बनाने में जो जितना लाइनें लिए ना उसका तो हो गया। लेकिन परिमाप का मतलब होता है, देखिए वृत्त अर्धवृत्त इस टाइप से बनता है, ये क्या होता है व्यास, ये क्या होता है व्यास। इसका भी परिधि हो जाएगा πr, लेकिन परिमाप यदि पूछेगा वृत्त का तो इसका परिमाप हो जाएगा उतना ही π2πr। इसका परिधि भी इतना ही, परिमाप भी इतना ही। लेकिन अर्धवृत्त का यदि अर्धवृत्त का परिधि पूछेगा तो हो जाएगा πr, लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो क्या हो जाएगा πr+d। बोलिएगा सर ये d क्यों जुट गया, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ जितना भी भुजा दिख रहा है आप लोगों का सबका योग। अब परिधि का मतलब होता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अर्धवृत्त के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्धवृत्त को बनाने में कुछ इस टाइप से लगता है। ये वाला जो बाहरी भुजा है ना, ये इसका परिधि हुआ, यहाँ तक के यहाँ तक हुआ परिधि, लेकिन ये भी मिला दिए तो हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। तो एग्जाम में दोनों चीज पूछता है तो दोनों चीज आप लोग को बता दिए, ठीक ना। परिमाप बोलेगा अर्धवृत्त का तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, परिधि बोलेगा तो ये यूज कीजिएगा। अभी फिलहाल पूछा है वृत्त का परिधि दे रखा है, कितना दे रखा है 88 दे रखा है। तो पूछ रहा है इसका त्रिज्या कितना होगा, तो 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे कितना हो गया πr बराबर कितना हो गया 44। हमको तो चाहिए त्रिज्या का मान, देखिए पाई का मान रख दिया था, हम रख देंगे तो r का मान कितना होगा 44। यहाँ पे जो पाई होगा नीचे आ जाएगा पाई, और पाई का मान कितना होता है बताइए, पाई का मान जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे पाई हो गया। अब देखिए ऊपर में हो गया 44 और नीचे में हो गया पाई। पाई का मान होता है 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, तो 22 से काटेगा 2 दम कटेगा, 2 गुना कीजिएगा 7, तो कितना हो जाएगा 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर जब हम 44 को देखे थे ना तो बहुत हमको देखने में लगा था कि इस तरह का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन तो नहीं लाए, सारा जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन एक भी नहीं था। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताएं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन था, और आप लोगों को अभी मैथ हम पूरा बताएं भी नहीं। अगर मैथ पूरा खत्म कर देंगे तो आप लोग को खटा खर्च उड़ाइएगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रिक आप लोगों को दे देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 44 है ना, ये पॉलिटेक्निक का लाइक क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज PQR है, फिगर बनाइए पहले PQR, एक कोई त्रिभुज है PQR है, इसमें बोल रहा है R समकोण है। R समकोण है तो कुछ इस टाइप से त्रिभुज बनेगा इसका, फटाफट से। P है, ये Q है, ये कितना है PQR, ये कोना कितना है इसका 90 डिग्री है। अब बोल रहा है 90 डिग्री है तो बोल रहा है साइन P प्लस Q का मान बताइए। देखिए कितना दिमाग लगा है बिहार बोर्ड ने, P प्लस Q का मान बताइए। बच्चा का दिमाग खा जाता है क्वेश्चन, बोलता है सर बनता नहीं है। देखिए कैसे नहीं बनेगा, ये R कितना है 90 डिग्री, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। ये दोनों कोनों को जोड़ेंगे कितना होना चाहिए 90 डिग्री, अर्थात P प्लस Q का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। बोलेगा सर ये 90 क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये भी 90 और ये दोनों को जोड़ेंगे तब 90 होना चाहिए, तब ना त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री पूरेगा। अगर ये 90 से कम होगा तो बात गलत हो जाएगा। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि ये कोना 90 है, ये भी दोनों जोड़ेंगे 90 होना चाहिए। अर्थात PQ प्लस का मान कितना 90, तो यहाँ पे PQ प्लस का मान कितना 90, तो साइन 90 डिग्री का मान देखिए पूछ रहा था, साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना दिमाग लगाया बिहार बोर्ड बताइए तो।
पानी की जगह पे शरबत मांग लिया ये। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बल्कि एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी। देखिए आप लोगों को बता देते हैं, ये होता है एक्स अक्ष, ये क्या होता है वाई अक्ष। देखो बिंदु दे रखा है, कितना दे रखा है 8,12, कुछ इस टाइप से कहीं पे होगा। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे, ये एक्स अक्ष है, देखिए ध्यान से, ये एक्स अक्ष है। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो क्या होगा वाई मोड, क्या होगा वाई नियामक होगा, वाई नियामक होगा, मोड में लगाएंगे। सर मोड क्यों लगा रहे हैं, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से रहता सर कि -5, -2 का एक्स अक्ष से दूरी बताइए, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष का दूरी कितना होता है मोड वाई, तो इसमें वाई का मान कितना लिखा हुआ है -2, तो आप बता देते हैं कि दूरी है -2, दूरी कभी निगेटिव होता है तो मार के फुला देता, तो यहाँ पे -2 क्या लगाएंगे मोड में, क्या हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2। तो इस क्वेश्चन में एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई का मोड लगाएंगे, कितना होगा 12, इसका दूरी कितना हो गया 12। ये पॉजिटिव था तो हमको मोड लगाने की जरूरत नहीं था, लेकिन वो मोड का आदत रखिएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि निगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव कर देगा। अगर क्वेश्चन में पूछता वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स क्या होगा मोड, तो यहाँ पे वाई अक्ष का दूरी निकालिएगा तो कितना 8 का मोड लगेगा, तो इसका क्वेश्चन आएगा 8। आप लोगों के एग्जाम में पूछ रहा था एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष की दूरी कितना आया 12, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन यदि निगेटिव वाला में अगर पूछे वाई अक्ष से दूरी कितना होगा, वाई अक्ष से दूरी कितना होता है मोड एक्स, एक्स के मान कितना है -5, तो यहाँ पे माइनस को प्लस कर देंगे, कितना आएगा 5, आएगा 5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन उल्टा पुल्टा था, आप लोगों को हराना नहीं है, पूरे क्वेश्चन देख के जाना है आप लोगों का, पूरा मैथ आज रिवाइज कर देंगे। देखिए ध्यान से, ये बोल रहा है बल क्या, किसी वृत्त के किसी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। अभी देखिए फटाक से इससे पहले कुछ क्वेश्चन आया था, कोई वृत्त है, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिसकी त्रिज्या पे जो लाइन आता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, ये देखिए ये भी क्वेश्चन हमको देखने में बहुत अच्छा लगा, स्मार्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। बोलेगा सर ये स्मार्ट क्यों है, देखिए स्मार्ट कैसे है। ये बोल रहा है अल्फा प्लस 4 का मान दे रखा है कितना, बराबर देखा है 15 डिग्री। वो आपसे पूछ क्या रहा है, देखिए ये पूछ रहा है √3 कोसेक थीटा कोसेक अल्फा, इसका मान क्या है। यहाँ पे क्या कीजिएगा अल्फा का मान निकालिएगा, तो अल्फा का मान कितना होगा 15 चौकी 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 60 डिग्री, अल्फा का मान आ गया 60, तो यहाँ पे लिखिएगा √3 या गुना अल्फा जगह पे क्या लिखिएगा, अल्फा की जगह पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री। अब कोसेक 60 का मान कितना होगा बताइए, कोसेक कितना होगा 2/√3, होगा 2/√3, साइन 60 डिग्री का उल्टा, तो √3 कट गया, तो ऑप्शन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा 2। कितना आया हल करने के बाद √3 कट गया, कितना गया 2। आप लोगों को इसी तरह से फास्ट आंसर देना है। अब देखिए बोल रहा है R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो R का मान पूछ रहा है। यदि R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, R का मान क्या होगा, R1 तथा R त्रिज्या वाले, तो R का जो मान होना चाहिए वो क्या, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना बताइए, देखिए 45 46 हो गया 47 में देखिए ये बोल रहा है साइन 90 - थीटा बराबर कितना होता है कोस थीटा, जहाँ पे ए लिखा हुआ है क्या यहाँ पे हो जाएगा ए, ये फार्मूला पूछ दिया तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस का आप लोगों को एक ट्रिक का वीडियो बना देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस कभी भी गलत नहीं होगा, ये कॉपी आप लोगों को बनाने में नहीं लगेगा। देखिए आप लोगों को इससे 28 नंबर 48 नंबर को कैसे 1 सेकंड में बनाते हैं। ये बोल रहा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी क्या बोल रहा है, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए बाबू दीवार है, ये क्या है सीढ़ी है, ये क्या आप लोगों को दिख रहा है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, कोई दिक्कत, ये सीढ़ी है और ये क्या है दीवार है, ये आप लोगों का दीवार। इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, इसके बना रहा है 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का कोण बना रहा हो तो इसका जो होता है ना फार्मूला, 60 डिग्री का जब कोण बना रहा हो तो tan 60 का मान कितना होता है बताइए, तो √3। सबसे पहले ये आप लोग सोचिए कि tan 60 का मान कितना होता है √3, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो tan का मान कितना होता है p/b, तो p मानेंगे ये, तो √3 इसको मानिए, इसका a मानिए, ये हो गया। देखिए p का मान ये हो गया, b का मान, तो h का मान कितना आएगा 2, कितना 2, कैसे हम पता चला ये 2 आएगा, तो देखिए
एच बराबर कितना होता है पी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1 के अंडर रूट, तो कितना होगा 4, 4 के अंडर रूट कितना या 2, कितना या 2। तब ये हुआ आपका स्टैंडर्ड डायग्राम, ये हुआ स्टैंडर्ड डायग्राम, ये हो गया 2, या रूट 3 ये हो गया 1। अब एग्जाम में क्या बोल रहा है 15 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ियत ये है तो 15 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन 1 मिनट में बन गया। इस क्वेश्चन देखिए हाइट एंड डिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, और इसको देखिए 1 मिनट में कैसे आप लोगों को बना के दिखाएं। एक सीढ़ी है 15 सेंटीमीटर लंबा है, हम एक स्टैंडर्ड डायग्राम में आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये 3 है, ये 1 है, ये क्या है 2 है, और इसका सीढ़ी का लंबाई दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चूंकि 2 का मान कितना है 15, तो 1 का मान कितना होगा बताइए, तो 1 का मान, 2 का मान कितना है 15, तो 1 का मान निकालेगा, चूंकि इसे ऐसे याद रखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 का मान दे रखा है 15, 2 का मान 15 है, तो 1 का मान कितना आएगा 15/2, 15 कितना आएगा 2। पूछ क्या क्या रहा है बताइए, तो दीवार की ऊंचाई, तो दीवार हमारा कितना ये क्या है √3, तो हमको √3 का मान निकालना, तो 1 से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे गुना, तो कितना होगा 15/2 और गुना कितना होगा √3। एक एक नियम से नहीं बनाए थे, 5 केला का दाम ऐसे बनाए होंगे, 10 रुपया में मान लीजिए 25 केला, 10 रुपया में 25 केला, 10 रुपया मान लीजिए 30 केला, 1 रुपया में कितना केला, तो भागा देते थे तो 3 रुपये, 3 केला, फिर मान लीजिए 2 केला का दाम निकालना है, क्या करते हैं फिर गुना करते हैं ना, 3 गुना 2, तो ठीक उसी तरह किए हैं। यहाँ पे देखिए 2 का मान 15 है, तो 1 का मान 15/2 हो गया, हमको √3 2 से ज्यादा है, यहाँ पे 1 से ज्यादा 2 था तो गुना होता है, 1 से ज्यादा हो गया तो गुना, तो यहाँ पे हो गया 1 से ज्यादा तो गुना हो गया 15 गुना √3/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, इतना होगा। आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिक बताएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 60 था तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम हुआ, देखिए 2-3 को स्टैंडर्ड डायग्राम आप लोगों को बता देते हैं। ये 60 डिग्री है तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम ये 3 होगा, ये कितना होगा 1 होगा, ये 2 होगा। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री होता, अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री होता तो इसका स्टैंडर्ड डायग्राम 1 का था, ये √3 होता है, ये कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 2। स्टैंडर्ड डायग्राम में अगर ये 45 डिग्री हो, ये होता है 1, ये 1, ये होता है √2। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें देखिए अगर इसका मान दे रखा, अगर इसका दे रखा मान 20, इसका मान आप लोगों को पूछे, ये मान लीजिए कोई क्या सीढ़ी है, इसका मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है इस दीवार का मान कितना होगा, तो बताइए √2 का मान कितना दे रखा है 20, हमको सीढ़ी निकालना है, सीढ़ी का मान क्या मान है स्टैंडर्ड डायग्राम में 1, तो 1 का मान कितना होगा 20/2, राइट आंसर होगा। स्टैंडर्ड डायग्राम का एक कमाल है, आप लोगों 1 सेकंड में दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया बताइए तो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 49, ये क्या होगा अंतिम क्वेश्चन अब होगा। ये देखिए 49 में क्या बोल रहा है, कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री इंटू कोट 89 डिग्री, ये कितना मान होगा बताइए तो फटाफट से, कितना होगा फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 89 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोट 89 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे कोट 89 डिग्री, कोई दिक्कत, कोट 89 डिग्री हो गया। अब इसको जब घटाइएगा 89 में, देखिए 90 में घटाइएगा 89 तो एक ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोट 90 माइनस थीटा क्या बताए थे tan थीटा, तो कितना हो जाएगा tan 89, अब गुना यहाँ पे कोट है ना, कोट लिखा हुआ है ना, इसको tan में बदल दिए तो 1 बटा कितना होगा 1 बटा हो जाएगा tan 89, ये कट जाएगा तो कितना आएगा आंसर 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। एक बोल रहा है बताइए आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताइए फटाफट से, 4 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यही अर्धगोला हो, अर्धगोला, देखिए गोला और वृत्त में क्या अंतर है, वृत्त मतलब होता है खोखला, अर्धगोला बोले तो ये भरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए भरल, गेंद टाइप का, ये गोला है। अर्धगोला बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से बनाएंगे, क्या बनाएगा इस टाइप से। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का बक पृष्ठीय होता है, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है कितना 2 पाई स्क्वायर। अब अर्धगोला का पूछे संपूर्ण, क्या पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पूछे तो 3 पाई स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है 3 पाई स्क्वायर। एग्जाम में पूछेगा तो बनाइएगा फटाफट से। अब बोल रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, यदि इतना का मान 10 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुत कम है तो फटाफट से देख लीजिए, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल योग बटा कितना होता है कुल संख्या,
तो आप बताइए कुल योग बटा कुल संख्या होता है, तो बताइए फटाफट से। यहाँ पे सबको जोड़िए, ऊपर में कितना लिखिएगा 6 प्लस 8 प्लस कितना 9 प्लस x बराबर कितना 13। नीचे में क्या लिखिएगा, और इसका माध्य दे रखा है कितना 10, तो इधर मान रख लीजिए 10। ये कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना है 5, 5 गुना इधर कीजिएगा 16 होगा 80 बराबर कितना होगा इतना। इसको जोड़ लीजिएगा, ये प्लस 8 प्लस 9, यहाँ पे कितना x प्लस 13, इन सबको जोड़ के एक इधर लाके घटा के x का मान बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 को ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो आप लोग बना के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिएगा हर एक स्टूडेंट HW। एक वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का बताएं, एक वीडियो आप लोगों को और मिलेगा जिसमें कि आप लोगों को 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।